बच्चों, पार्ट 8 में हम पहले टॉपिक पढ़ चुके हैं कि किस तरह से मानव एक स्थान पर रहने लगा और उसने अपने स्थायी जीवन का प्रारंभ शुरू किया। आज का हमारा टॉपिक उसी को कंटिन्यू आगे करते हुए हम पढ़ेंगे घटक 1 पारस्परिक सहयोग पर आधारित जीवन। घटक 2 आवासों की संरचना। आवास अर्थात घर की संरचना कैसी थी। इससे पहले हम लास्ट 2 पीरियड में हमने जो पढ़ा था वो रिवाइज करेंगे और फिर आगे हम इन 2 टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, स्थायी जीवन का प्रारंभ में हमने पहला टॉपिक पढ़ा था पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभ। किस तरह से पशुओं को बांध करके उन्हें पालतू बनाया गया। फिर कृषि अर्थात खेती किस तरह से हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। कुछ महत्वपूर्ण पशु पाले गए जैसे कुत्ते, भेड़, बकरियां, गाय, भैंस, बैल आदि पालतू जानवरों की सहायता से मनुष्य ने अपने जीवन को और भी स्थिर बनाया। और कृषि विकास में हमने इस तरह से देखा स्त्रियों को कृषि को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। उसी तरह बच्चों, अगला टॉपिक हमने देखा था विशिष्ट कौशल और विविध व्यवसाय, अर्थात अलग अलग व्यवसाय किस तरह से क्रय विक्रय इन सब की सहायता से मानव जीवन का हिस्सा बन गए। इसी तरह से कुछ लकड़ी की वस्तुएं बनाने वाले, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले अलग अलग व्यवसायों का प्रचलन हुआ। और बच्चों, अब हम आज पढ़ेंगे 8.3 पारस्परिक सहयोग पर आधारित जीवन और दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे 8.4 आवासों की संरचना। आवास अर्थात घरों की संरचना किस तरह से बनाई गई थी। सो लेट्स स्टार्ट 8.3 पारस्परिक सहयोग पर आधारित जीवन। अब गांव के किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज उगाने लगे थे, अर्थात अब उन्हें जंगलों में अपने पेट को भरने के लिए घूम घूम करके अनाज इकट्ठा करने या फल फ्रूट या शिकार करने की आवश्यकता नहीं थी। कृषि के औजार बनाने, उनकी मरम्मत करने तथा अन्य कामों के लिए उन्हें कुशल व्यवसायियों की आवश्यकता थी। इन व्यवसायियों को उनके काम के पारिश्रमिक के रूप में अनाज अथवा वस्तुएं दी जाती थी। बच्चों, पहले के समय में पैसा नहीं था तो लोग लेन देन या मेहनत के कार्य के लिए भी अनाज दिया करते थे। अनाज के साथ कुछ वस्तुएं भी दी जाती थी। कुछ बहुमूल्य वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, लोग एक दूसरे को देते थे। वस्तुएं बनाने के लिए इन व्यवसायियों को दूर से कच्चा माल लाना पड़ता था। मूल्य भी अनाज और वस्तुओं के लेन देन के रूप में अदा किया जाता था। फलतः क्रय विक्रय हेतु विनिमय पद्धति रूढ़ हुई अर्थात शुरू हुई। बच्चों, यहाँ बताया गया है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सामानों का आदान प्रदान करता था और इसी को क्रय विक्रय विनिमय पद्धति कहा जाता है। जब कच्चा माल, तैयार वस्तुएं, दैनिक उपयोग की वस्तुएं आदि सभी स्थानों से आयात करने की आवश्यकता अनुभव हो जाती, तभी भी विनिमय की इस पद्धति का उपयोग किया जाता था। नमक अति आवश्यक वस्तु है। अधिकतर गांवों को नमक बहुत दूर से लाना पड़ता था। नमक जो भी खाने में अगर न डाला जाए तो खाने का कोई स्वाद नहीं आता, इसलिए इसको काफ़ी महत्व पहले समय से ही दिया जा रहा है। अधिकतर गांव को नमक बहुत दूर से लाना पड़ता था। नमक के व्यापारी नमक के बदले में प्राप्त वस्तुओं का भी व्यापार करते थे। नमक के व्यापार के कारण नवाश्म युग के व्यापार का विस्तार होने में सहायता प्राप्त हुई। जैसा कि यहाँ बताया गया बच्चों की व्यापार की शुरुआत नवाश्म युग में हुई थी और वो भी नमक के लेन देन या आदान प्रदान की व्यवस्था से व्यापार की शुरुआत हुई थी। सिर्फ नमक ही नहीं, नमक के अलावा और भी बहुत सारी अत्यावश्यक वस्तुएं थी जिसके आधार पर व्यापार शुरू हुआ। गांव के व्यापार और संसाधनों के वितरण की आवश्यकता सुचारू रूप से चले, इसके लिए गांव के लोग एक दूसरे का सहयोग देते थे। इस कारण इस बारे में नियम बनाए गए थे। इन नियमों का पालन करने का दायित्व जिस पर सौंपा गया था उन्हें गांव का अधिकार पद प्राप्त होता था। जैसे आप कह सकते हो मुखिया तरह का व्यक्ति।
ऐसे अधिकारी पर गांव की सुरक्षा का दायित्व भी सौंपा गया था। इस कारण गांव की शासन व्यवस्था का उदय हुआ। नवाश्मयुग के गांव के चारों ओर बांधे हुए परकोटों और खंदकों के प्रमाण पाए गए हैं। ये परकोटे बाढ़, अन्य पशुओं और गांव के बाहरी पशुओं या पशुचरों से गांव के संरक्षण हेतु बांधे गए थे। फंदकों का मतलब हो गया, परकोटों का मतलब हो गया बच्चों यहाँ पर कि एक बाउंड्री जैसा बनाया गया था चारों तरफ से, जिससे कि गांव के अंदर बाहर के जानवर ना आ सके या जंगली जानवर ना आ सके। अन्यथा जंगली जानवर जो खेत की फसल थी उसे नुकसान पहुंचा सकते थे। और ये परकोटे बाढ़ के समय भी काम आते थे। मोटी मोटी दीवारें होती थी जिससे कि बाढ़ का पानी गांव के बाहर ही रह जाता था, गांव के अंदर नहीं आता था। तो इस तरह से परकोटे गांव की सुरक्षा हेतु बनाए गए थे। 8.4 आवासों की संरचना। नवाश्म युग के प्रारंभ में चिकनी मिट्टी के आवास बांधे जाते थे। चिकनी मतलब स्मूथ मिट्टी जो रहती थी उससे वो घर बनाते थे। आज के समय में हम उसे कच्चा घर कहते हैं, जो मिट्टी का बनाया हुआ रहता है। कालांतर में अनाज की विपुलता बढ़ी, लोग अनाज उगाने लगे और अनाज की उपलब्धता बढ़ गई। फलस्वरूप जनसंख्या भी बढ़ी, गांव स्थिर होते गए और फैलते गए। मतलब गांव का विस्तार होने लगा और गांव में जनसंख्या बढ़ने लगी। कुछ समय बाद कच्ची ईंटों के चौकोर मकान बांधे गए। कुछ मकानों में से एक से अधिक कमरों का निर्माण दिखाई देता है। दो मकानों के बीच में बहुत दूरी नहीं हुआ करती थी। घर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए बने हुए रहते थे बच्चों। और एक और चीज़ विशेषता पाई गई है कि जलवायु की स्थानीय विशेषताओं के अनुसार मकानों की संरचना में स्थायी परिवर्तन भी दिखाई देता था। जैसे कि बारिश के समय में पानी का निकास की व्यवस्था थी कि पानी घर से इस तरह से निकल जाएगा। तो इस तरह से मकानों में कुछ परिवर्तन मौसम के और जलवायु के हिसाब से बनाए गए थे। जैसे कि यहाँ पर देखिए बच्चों, घर का एग्जाम्पल दिया हुआ है। भूमि के भीतर के अवशेष और गोल खंभों के चट्टानों के आधार पर बनाए हुए चौकोर मकान का काल्पनिक चित्र बनाया हुआ है। देखिए दोनों साइड घर बना हुआ है और बीच में सूरज की रोशनी आने के लिए या आग जलाकर पूरे रूम को लाइट करने के लिए रूम बनाए गए हैं। उदाहरण के रूप में बलूचिस्तान के मेहरगढ़ की नवाश्मयुगीन बस्ती की संरचना इस प्रकार से बनाई गई है, जहाँ चौकोर घर हैं और उन घरों के आसपास बाउंड्री बनाई गई है। बच्चों हमारा लास्ट टॉपिक है 8.5 गांव, रिश्ते नाते और परिवार। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ी, एक गांव बसा और लोग, रिश्ते नाते और परिवार धीरे धीरे लोगों का बड़ा होता चला गया। मकानों और गांव की संरचना के आधार पर यह अनुमान किया जा सकता है कि संपूर्ण गांव के लोग सामान्यतः एक ही कुल के होते थे, अर्थात एक ही परिवार के थे वो, अर्थात गांव के सभी लोग एक दूसरे के रिश्तेदार होते थे। इस अर्थ से गांव फैला हुआ परिवार था। मतलब एक गांव में एक परिवार, सभी रिश्तेदार, जैसे आपके आजकल सभी रिश्तेदार रहते हैं, मामा, चाचा, काका, उसी तरह से पूरा गांव में रिश्तेदार ही रहते थे। एक परिवार में रहने वाले सदस्य एक दूसरे के निकट के रिश्तेदार थे और वे गांव के विस्तारित परिवार के भी सदस्य थे। धीरे धीरे घर बड़े होते गए और बड़ा गांव बन गया। यहाँ पर कुछ परंपराओं की भी जानकारी हमें दी हुई है बच्चों। जैसे कि लास्ट पैराग्राफ देखिए, मृत व्यक्तियों को मकान अथवा मकान के आंगन में दफनाते थे। परिवार से उस व्यक्ति का रिश्ता मृत्यु के बाद भी समाप्त न हो, यह उद्देश्य उनके पीछे रहा होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि वह परिवार के सदस्य थे तो उनको कोई भूले नहीं, इसके लिए वह उन्हें अपने घर के आंगन में ही अपने परिवार के सदस्यों को दफना दिया करते थे। मृत्यु के बाद वाले जीवन हेतु उपयोग में आएंगी, इस कल्पना से मृत व्यक्ति के साथ विभिन्न वस्तुएं भी दफनाई जाती थी। जैसे कि एक जीवित मानव के लिए जो खाने पीने की चीज़ें या वस्तुएं होती हैं, उसी तरह से मृत व्यक्ति के साथ भी कुछ वस्तुएं दफनाई जाती थी।
लोगों का एक अंधविश्वास या आप कह सकते हैं विश्वास था कि मृत व्यक्ति को जो भी वस्तुएं आवश्यक होंगी वह सब उनके साथ वह दफना दिया करते थे। बच्चों, आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी बच्चे टेक्स्ट बुक को अच्छी तरह से पढ़ेंगे।